हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद गुरुजी। एंशियंट हिस्ट्री का चौथा वीडियो है। प्राचीन इतिहास के शब्दावली को हम कवर करेंगे। जो वैदिक पीरियड हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड वैदिक पीरियड जानते हैं, जिसमें 1500 से 1000 बीसी का टाइम पीरियड को ऋग्वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड और 1000 से 600 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल से हम जानते हैं। इस वीडियो में वैदिक पीरियड के जो इम्पोर्टेंट शब्दावली हैं उसको हम कवर करेंगे। जैसे अतिथि को गोहंता कहा जाता है वैदिक पीरियड में। वाप्ति आपको नाई के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको प्राचीन इतिहास को समझने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से अगर बनता है तो फिर आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वैदिक टाइम पीरियड में ये जो अतिथि है इनको गोहंता कहा जाता था। हल के लिए लांगल का यूज होता है। तक्षण आपका बढ़ई के लिए, नाई आपका वाप्ति के लिए, अनाज आपका अनाज के लिए धान्य को कंसीडर किया जाता है। अब अनाज में आप जो धान है, सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है वो संत कबीर नगर लहुरा देव में सबसे पहला एविडेंस मिला है धान के लिए, स्पेसिफिक धान के लिए चावल का जो साक्ष्य मिला है। फिर मेहरगढ़ आप जानते होंगे, गेहूं का सबसे पहला एविडेंस मिला है मेहरगढ़ में, ठीक। और उसके बाद से एक और आप पॉइंट को याद रखिएगा, विश्व का जो सबसे प्राचीनतम फसल है वो जौ है, ठीक है। उसके बाद से उर्वरा आपका जुते हुए खेत के लिए कहा जाता है। फिर सीता है, खेत में हल चलाने वाले निशान को कहा जाता है। तो ये पॉइंट को आप एकदम याद रखिएगा। ये जो जैसे हल अगर हम चलाएंगे, हल को लांगल कहा जाता है। अब ये जो निशान जो पड़ता है इसके लिए सीता मतलब कि यूज़ किया जाता था, ठीक है। फिर गोपत आपका राजा, जैसे जो वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड पे कोई बहुत बड़ा जैसे महाजनपद का टाइम पीरियड नहीं था। यहाँ पर कबीले का जो राजा थे उन्हीं को गोपत कहा जाता है, ठीक है। खिल आपका चारागाह के लिए यूज़ होता है। अघन्य आपका गाय के लिए। तो गाय था वो वैदिक पीरियड में, मतलब आपका ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे गाय संपत्ति का मुख्य स्रोत था। वहाँ का जो इकोनॉमी था वो गाय पे डिपेंड था, ठीक है। गाय के लिए वो युद्ध करते थे। गाय ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है आपका ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे। उसके बाद लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे जब मूव होता है तो वहाँ पर लोहा हमें मिलता है। फिर लोहे से एग्रीकल्चर में वो मूव कर जाते हैं। तो इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर जोचिन आपको अंगूठी के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था, ठीक। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं तो सभा है और समिति है। तो सभा श्रेष्ठ लोगों के लिए। अब सभा को अगर आप रिलेट करेंगे आज के टाइम पीरियड पे, तो जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो वहाँ पर जो एमिनेंट क्लास के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वहाँ पे उनके लिए ये सभा का मतलब कि कॉन्सेप्ट था, जो श्रेष्ठ लोग वहाँ पर जाते थे। अब सभा और समिति में वैदिक टाइम पीरियड पे, खासकर आपका ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे औरतों की मतलब एंट्री थी। वहाँ पर ये जाते थे, अपना डिस्कशन करते थे, अपना डिबेट करते थे और उनका जो रोल रहता था वो भी कंसीडर किया जाता था, मतलब डिसीजन लेने में उनकी भूमिका रहती थी। समिति आपका जन साधारण के लिए था, आम लोगों के लिए, जो मतलब कि जो भी डिसीजन लिया जाता था आम लोगों के लिए, उसे समिति। तो आज से आप अगर आप रिलेट करेंगे तो जो जैसे कमेटी फॉर्म होता है किसी किसी स्पेशल मतलब टास्क के लिए, जैसे इन्वायरमेंट पे, वाटर पे, या फिर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसके लिए कमेटी बना दिया जाता है। तो ये छोटे लेवल का है, जन साधारण के लिए, ठीक। सभा समिति के बाद एक विदत का भी कॉन्सेप्ट है। उस टाइम पीरियड पे, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे विदत एग्जिस्ट करता था। हालांकि वो लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे विदत को कम्प्लीटली हटा दिया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। और सभा समिति में वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रहता है उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आर्यावर्त, ये हिमालय से विंध्याचल का जो तक का जो क्षेत्र है उसे आर्यावर्त का नाम दिया जाता था। अब इसको हम एक मैप से ड्रॉ करते हैं। ये भारत का एक मतलब रफ मैप हुआ। तो ये आपका हिमालय हुआ,
ये आपका विंध्याचल। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, इसको हम आर्यवर्त कहते थे, ठीक। फिर कृपण है, ये पुत्री को कहा जाता है। ये कृपण पुत्री को दुखों के स्रोत के लिए कहा जाता है था। जैसे आपका उत्तर वैदिक काल के पीरियड में पुत्री जो मतलब वुमेन का और लड़कियों का कंडीशन बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो ये दुखों के स्रोत के लिए पुत्री का को कृपण कहा जाता था, ठीक है। अमाजू आपका जीवन भर जो अविवाहित महिलाएं रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था, ठीक। फणी आपका व्यापारी के लिए, उषा आपका सुबह की देवी के लिए, मॉर्निंग गॉड के लिए कंसीडर किया जाता है। फिर गंडक आपका सदा नीरा, जैसे हमने पिछले वीडियो में सारे जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उसके जो प्राचीनतम जो नाम है, जैसे बिफासा, अस्किनी, शतुद्री को हमने कवर कराया था। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उनके जितने भी जो मतलब प्राचीन जो उनके नाम थे उसको हमने कवर कराया था। तो गंडक आप सदा नीरा से जानिए, जिसमें मतलब कि 12 मास मतलब पानी हो, ठीक। फिर श्याम अयस्क हम लोहा को कहते हैं। अब श्याम अयस्क लोहा, ये ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे लोहा नहीं मिला था उस टाइम पीरियड तक। लोहा आपका उत्तर वैदिक काल में मिलता है। इसका जो गंगा यमुना का दोआब है उसको अतरंजी खेड़ा एक जगह है, वहाँ पे लोहा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो लोहा का आविष्कार हुआ है उत्तर वैदिक काल में, ठीक। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं। तो अब ब्राह्मण कई तरह के यज्ञ करवाते थे। तो राशु यज्ञ या रशु यज्ञ कहिए, तो जब राजा जब सिंहासन पर बैठते थे इस टाइम पीरियड पे ये यज्ञ कराया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक। फिर अश्वमेध यज्ञ, ये राजनीतिक विस्तार के लिए है कि मतलब अब कोई अगर यज्ञ नहीं हो रहा है तो जैसे कोई युद्ध अगर नहीं होता है तो उस टाइम पीरियड पे ये यज्ञ करवाया जाता था कि राजनीतिक विस्तार इनका कितना है। एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था कि वो जिस भी क्षेत्र में वो जाएगा, अगर वहाँ पे किसी ने घोड़े को रोक दिया तो उनसे उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अश्वमेध यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ है, ये मनोरंजन के लिए कराया जाता था, जिसमें मतलब कि सौंदर्य प्रदर्शन को दिखाता है यहाँ पर वाजपेयी यज्ञ में, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस, 3 टाइप के टैक्स थे। एक पहला जो टैक्स है आपका बलि, ये आपका ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे मतलब कि इम्पोज होता था। उसके बाद ये भाग और शुल्क आपके उत्तर वैदिक काल में और ऐड हो गए। तो वैदिक पीरियड में 3 स्पेशल हमारे टैक्सेस हुआ करते थे। आज भी हम जैसे टैक्स देते हैं, जीएसटी है आपका 18%, ठीक है। इनकम टैक्स को हम देते हैं, अगर इनकम टैक्स के दायरे में अगर हम आते हैं तो ये उस टाइम पे बहुत मिनिमम अमाउंट का टैक्स लिया जाता था, 1/16वां भाग, ठीक है। फिर स्थाई सेना नहीं थी। ये आपका पूरे वैदिक टाइम पीरियड पे स्थाई सेना का कॉन्सेप्ट नहीं था। स्थाई सेना आपका महाजनपद टाइम पीरियड पे स्टार्ट होता है, जब मगध एक मतलब कि महाजनपद उभर कर आता है। जो 16 महाजनपद में सबसे जो पावरफुल महाजनपद होता है वो आपका मगध है। तो मगध के टाइम मतलब महाजनपद के टाइम पीरियड पे स्थाई सेना थी, यहाँ तक स्थाई सेना नहीं थी, ठीक। फिर एक यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णों का उल्लेख मिला है। अब वर्ण है हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 वर्ण का जो मतलब उल्लेख मिला है ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है, जिसमें एक विराट पुरुष की परिकल्पना की गई है, जिसमें मुख से ब्राह्मण और हाथों से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जांघों से आपका शूद्र, ठीक। तो ये हमने पिछले वीडियो में कवर कराया था। ब्राह्मी आपका धान के लिए कहा जाता है, ठीक है। अब धान के लिए जो वर्ड यूज होता था ब्राह्मी। गोधुन आपका गेहूं के लिए, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद से ये शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले मृत्यु का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एग्ज़ाम में एकदम से पूछा जाता है, तो इसे आप एकदम ध्यान रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु की पहला उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है, उसकी चर्चा हुई है, ठीक है। जितने भी देवता थे उनमें सबसे जो देवताओं का राजा इंद्र देवताओं को कहा जाता था। अग्नि आपका मध्यस्थता करती थी देवता और मनुष्य के लिए। आज भी आप शादी ब्याह में देखेंगे
तो अग्नि को ही साक्षी मानकर तो वो मध्यस्थता काम करती, मीडिएट करती है मनुष्य और भगवान के बीच का, मतलब कि उसमें। फिर सोम आपका पेय पदार्थ के देवता को माना जाता है, ठीक। गाय ऋग्वैदिक संपत्ति का मुख्य स्रोत था, हमने बताया आपको। फिर कृषि आपका उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि लोहा वहाँ पे लोहा का आविष्कार हो गया था, ठीक है। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो अर्बन सोसाइटी थी, ठीक। लेकिन पूरा वैदिक पीरियड आपका ये रूरल इकोनॉमी था, रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज था ये, ठीक। धान आपका संत कबीर नगर लोहरा, जो मतलब कि लहुरा देव है आपका उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सबसे पहला साक्ष्य मिला है। गेहूँ आपका मेहरगढ़ में, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये आश्रम व्यवस्था को समझते हैं। अब छंदोग्य उपनिषद में आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यहाँ पर 3 आश्रम व्यवस्था थे इम्पोर्टेंट आपके, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम व्यवस्थाएं हैं। संन्यास आश्रम आपका जबालो उपनिषद है, यहाँ पर सन्यासी आश्रम का उल्लेख मिलता है। ये महाजनपद के टाइम पीरियड पे ये डेवलप हुआ है संन्यास। इसके पहले 3 ही आश्रम थे, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर मतलब घुमा कर पूछेगा क्वेश्चन आपको, तो छंदोग्य उपनिषद अगर मेंशन होगा तो आप 3 ही आश्रम को मतलब कि कंसीडर करिएगा। जबालो उपनिषद से संन्यास आश्रम मतलब आता है, तब जाके 4 आश्रम होते हैं हमारे। अब इसमें ब्रह्मचर्य है, जो 0 से 25 साल की जो एज को ब्रह्मचर्य कहा गया है, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उसके बाद से 26 से 50 साल का गृहस्थ आपका, जो मतलब सांसारिक जीवन ये करेंगे। इसमें सारे जो चारों हमारे पुरुषार्थ हैं ये सारे ये यहाँ पर मतलब कि वो होंगे। और उसके बाद 51 से 75 साल में आपका मनन चिंतन ध्यान करने वाला टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो ये आप एकदम याद रखिएगा, संन्यास आश्रम आपका महाजनपद वाले टाइम पीरियड पे डेवलप होता है। जबालो उपनिषद में ये इसका उल्लेख मिलता है, ठीक। अब ये कुछ और हैं यहाँ पर, इसको देखिए। यवा आपको बारले के लिए कहा जाता है, यवा को। निवी है, वसास है, ये वसास को आपको कपड़े के लिए, क्लोथ्स के लिए कहा जाता है, निवी और वसास। कर्मा आपका हुआ मेटल वर्कर, जो धातु के जो कारीगर हैं उनके लिए कर्मा का यूज होता था। फिर अरित्री आपका बोटमैन, नाविक को कहा जाता है। फिर तक्षा आपका कारपेंटर को। और वेकनाट आपका मनी लेंडर, जो साहूकार हैं। अब देखिए यहाँ पर मुद्राएं नहीं थीं, लेकिन मनी लेंडर के तौर पर आप इसे कंसिडर करिएगा कि जैसे किसी को गाय चाहिए तो गाय मतलब कि जैसे साहूकार जो भी चीज़ है, अनाज है, गाय है, या फिर कोई भी चीज़ वो ब्याज पर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये वेकनाट का मतलब यूज होता था। निष्का आपका गोल्ड नेकलेस के लिए, जो आभूषण ये लोग पहनते थे, इनके लिए निष्क का मतलब कि यूज होता था। फिर बाद में निष्क आपका मुद्राएं में बदल जाती हैं मौर्य पीरियड में, फिर हम उसको कवर करेंगे। अब यहाँ पर ये आप 4 जो राजाओं का नाम दिया जाता है अलग अलग क्षेत्र में, इसको हम समझते हैं। तो ये आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो नॉर्थ के जो राजा थे इनको विराट कहा जाता था। ईस्टर्न जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के जैसे मौर्य डायनेस्टी, तो यहाँ पर सम्राट कहा जाता है, ठीक। भोज आपका साउथ इंडिया के जो राजा हैं उनको भोज, या फिर मध्य जो सेंट्रल इंडिया है यहाँ पर भी भोज कहा जाता है। स्वराट आपका वेस्ट इंडिया का पार्ट था। वेस्ट इंडिया में जैसे गुजरात है, राजस्थान का एरिया है, यहाँ के जो राजा होते थे इनको स्वराट कहा जाता था। तो विराट, सम्राट, भोज और स्वराट को आप याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। और ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे जो युद्ध होता था वो गायों के लिए होता था। फिर लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे जो युद्ध होता था वो क्षेत्र के लिए होता था। उसके बाद से लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे ब्राह्मणों के शक्ति में अपार वृद्धि हुई। जैसे जितने भी कर्म कांड थे ज़्यादातर इम्पोज कराए गए उनके अपने फ़ायदे के लिए। कई सारे यज्ञों का कॉन्सेप्ट आया। फिर और भी तरह तरह की जैसे जो वर्ण व्यवस्था था पहले आपका, फिर जो पहले वर्ण व्यवस्था था वो जाति के आधार पर नहीं था, फिर वो उसको मतलब लेटर वैदिक पीरियड में उसके जन्म के आधार पर उसको कंसीडर किया गया। तो जो वर्ण व्यवस्था था वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गई आपका उत्तर वैदिक टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा।
तो यहीं हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।